नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ रोहित पुनेठा, लेकर आया हूं देश और दुनिया भर की खबरें बिना किसी लाग लपेट के। आप बस अगले 60 मिनट तक बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि जो खबरें मैं आपको दिखाने जा रहा हूं वो खबरें होंगी एकदम 16 आने सच। तो आइए 16 आने सच्ची खबरों की शुरुआत कर रहे हैं और सबसे पहले देखते हैं कि आज की 4 बड़ी खबरें क्या है। वहां टेलीविजन स्क्रीन पर पहली बड़ी खबर, पेपर लीक मामले पर घमासान जारी है। बात होगी या विवाद और ज्यादा बढ़ेगा? सरकार ने कहा है कि कॉकरोच जनता पार्टी को 4 बार हम बातचीत के लिए ऑफर भेज चुके हैं, लेकिन सीजेपी ने हर ऑफर को ठुकरा दिया है। सीजेपी की ओर से यह कहा गया है कि अगर बात करनी है सरकार को तो हम नहीं जाएंगे सरकार के दर, सरकार आए जंतर मंतर। इस जारी विवाद के बीच दिल्ली ट्रेडर्स एसोसिएशन ने कनॉट प्लेस की सभी दुकानें, ऑफिस, रेस्टोरेंट बंद करने की अपील की गई। क्या कोई रास्ता बीच का निकलेगा? यह पूरी खबर मैं आज आपको दिखाऊंगा 16 आने सच में। आज की दूसरी बड़ी खबर, संसद के मॉनसून सत्र के चौथे दिन एनडीए और विपक्षी आमने सामने आ गए। विपक्षी सांसदों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की तो विपक्ष के सामने एनडीए के सांसद भी विरोध प्रदर्शन पर उतर आए। इस दौरान प्रियंका गांधी एनडीए सांसदों के बिल्कुल करीब चली गई और वहीं पर नारेबाजी करने लगी। इसके बाद क्या हुआ यह मैं बताऊंगा आगे। तीसरी बड़ी खबर देख लीजिए। पेपर लीक पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि हम फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाएंगे। युवाओं के कल्याण और उनके भविष्य से बढ़कर कुछ नहीं है। जो दोषी होगा उसे छोड़ेंगे नहीं, बख्शेंगे नहीं। लेकिन राहुल गांधी ने इस पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि पीएम एजुकेशन सिस्टम की बर्बादी के जिम्मेदार हैं। छात्रों की मांग है कि धर्मेंद्र प्रधान को हटाया जाए, स्टूडेंट से हिंसा करने वालों के खिलाफ एक्शन हो, और जब तक यह एक्शन नहीं होगा यह प्रोटेस्ट जारी रहेगा। यह तकरार कहां जाकर खत्म होती है इसका एक एक अपडेट मैं आज आपको बताऊंगा। चौथी बड़ी खबर देख लीजिए। 26वें दिन सोनम वांगचुक का अनशन अब भी लगातार जारी है। गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती हुए उन्हें 2 दिन हो चुके हैं। वांगचुक ने कहा है कि भरोसा मिले तो मैं आज ही अपना अनशन खत्म कर दूं। जेपी नड्डा ने कहा कि आपकी चिट्ठी मिली, हम इस पर बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। क्या सोनम वांगचुक की जो मांग है वो पूरी होगी? और मांग पूरी होती है तो क्या सोनम वांगचुक अपना अनशन खत्म करेंगे? पूरी इनसाइड स्टोरी मैं आपको दिखाऊंगा। और इस बीच ब्रेकिंग न्यूज में इस वक्त की सबसे पहले आपको बता रहा हूं, और बड़ी खबर यह है कि राहुल गांधी के घर इस वक्त एक बड़ी बैठक चल रही है और इस बैठक को देखते हुए राहुल गांधी के घर के आसपास सुरक्षा बेहद टाइट कर दी गई है। यह इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज। सुनहरी बाग रोड पर पुलिस और आरएएफ के जवान तैनात किए गए हैं। राहुल गांधी के घर कांग्रेस सांसदों की एक बैठक इस वक्त चल रही है और राहुल गांधी के घर बैठक में सोनिया गांधी और सुप्रिया सुले भी पहुंची हैं। यानी कि सिर्फ कांग्रेस के सांसद नहीं हैं, इस चीज को समझिए। इसमें विपक्ष के भी कई नेता इस बैठक में शामिल हैं और रणनीति तैयार कर रहे हैं कि आगे क्या किया जाए, व्हाट नेक्स्ट। ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं, देखिए। ये राहुल गांधी के घर के बाहर की तस्वीर है। कौन कौन नेता यहां पर पहुंचे हैं और इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज ये मुझे मिल रही है। ये जो तस्वीरें हैं ये बैठक के बाद की तस्वीरें हैं। यानी कि मैं आपको ब्रेकिंग दिखा रहा था, उसी वक्त पर यह बैठक खत्म हो गई है और ये देखिए बैठक के बाद की मैं तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं। बाहर बहुत जबरदस्त सुरक्षा के इंतजाम है, क्योंकि इस तरह की भी जानकारी सामने आ रही है कि जैसे ही यह बैठक खत्म होगी हो सकता है कि कांग्रेस और विपक्ष के नेता कुछ एक स्ट्रॉन्ग स्टेप उठा लें, जिसमें से हो सकता है कि वो लोग राजघाट की तरफ भी जाएं मार्च करते हुए। इसीलिए अब मुझे अपडेट मिल रहा है अंदर से अपडेट ये मिल रहा है कि गांधी स्मृति भवन जा रहे हैं। यानी कि इस बैठक में यह तय हुआ है कि हम गांधी स्मृति भवन जाएंगे और वहीं पर जाकर अपना प्रोटेस्ट जारी रखेंगे। और राहुल गांधी अकेले नहीं है। कौन कौन, देखिए यहां आपको पिक्चर में राहुल गांधी दिख रहे हैं। राहुल गांधी कांग्रेस के सांसद, अब सोनिया गांधी के साथ जा रही हैं, यह सवाल है। तस्वीरों में दिखेंगी तो क्लियर हो जाएगा। लेकिन राहुल गांधी के अलावा जो सांसद हैं, सुप्रिया सुले, ये सब लोग अभी गांधी स्मृति भवन जा सकते हैं। इस तरह का अपडेट हमको मिल रहा है। ये देखिए घर के बाहर की तस्वीरें हैं। ये तस्वीरें आपको बहुत उबड़ खाबड़ तरीके से आपको दिख रही होंगी, लेकिन क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा है, सिक्योरिटी के बहुत टाइट इंतजाम है, दिल्ली पुलिस के जवान वहां पर तैनात हैं, रैपिड एक्शन फोर्स के जवान वहां पर तैनात हैं। और ये तस्वीरें इस वक्त आप देखिए, ये देखिए, आप नारे देखिए। ये जो मैं आपको दिखा रहा था, अहिंसा परमो धर्म, दरअसल ये सरकार के ऊपर एक तरीके से सवालिया निशान है। जो लाठियां बरसाई गई, जो प्रोटेस्ट हो रहा था, उस प्रोटेस्ट में जिस तरीके से लाठियां बरसाई हैं, उसके जवाब में ये तख्तियां यहां पर लहराई जा रही हैं, अहिंसा परमो धर्म। यानी कि ये बताने की कोशिश कांग्रेस और कांग्रेस के कार्यकर्ता कर रहे हैं कि जो प्रोटेस्ट के ऊपर आपने लाठियां चलाई वो गलत था
और इसीलिए मैसेज देते हुए गांधी स्मृति भवन जाने की बात राहुल गांधी एंड टीम कर रही है। ब्रेकिंग न्यूज, राहुल गांधी गांधी स्मृति भवन जा रहे हैं, ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं और ये इस बैठक में तय हुआ है। तकरीबन आधे घंटे तक ये बैठक चली। राहुल गांधी और कांग्रेस के बड़े नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, सुप्रिया सुले और कांग्रेस के कई सांसद इस बैठक में मौजूद थे और अब इस मीटिंग का आउटकम यह आ रहा है कि गांधी स्मृति भवन जा रहे हैं राहुल गांधी। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज, बड़ी खबर। आज, बल्कि आज नहीं, पिछले 2-3 दिनों से, जिस दिन से लाठीचार्ज हुआ है उस दिन से सबकी नजरें जंतर मंतर पर, कनॉट प्लेस और उसके आसपास के एरिया पर टिकी हैं। और अब जो मीटिंग का आउटकम आया है उसमें राहुल गांधी अपने कांग्रेस सांसदों के साथ गांधी स्मृति भवन की ओर जा रहे हैं। ये इस वक्त का अपडेट है, ये इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त निकलकर सामने आ रही है। तो बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं। पंकज वानखेड़े इस वक्त मेरे साथ लाइव जुड़ रहे हैं, मैं सीधा पंकज के पास चल रहा हूं। पंकज, बैठक हुई, करीब 20-25 मिनट ये बैठक चली है। राहुल गांधी की ओर यह तय हुआ है कि गांधी स्मृति भवन जाएंगे, लेकिन मैंने वहां पर तस्वीरें जो देखी हैं उसमें नारे थे अहिंसा परमो धर्म। क्या यह मैसेज देने की कोशिश है सरकार को? पंकज। बिल्कुल बिल्कुल, रोहित, अगर आप देखें तो पिछली बार भी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर राहुल गांधी पहुंचे तो इसी तरह से मल्लिकार्जुन खड़गे के घर आवास पर पहुंचे थे और उसके बाद अचानक जो है मार्च करते, वॉक करते हुए वो प्रधानमंत्री आवास पहुंच गए थे। और आज भी इसी तरह तमाम सांसदों को अपने आवास पर बुलाया, चाय कॉफी पर। उसके बाद 2 बसेस जो है वो खड़ी थी और बसेस में बैठकर, तस्वीरों में साफ तौर पे आप देख सकते हो, बसों में बैठकर अब 30 जनवरी जो गांधी स्मृति वहां जाने की तैयारी है। एक बड़ा मैसेज है। लगातार अब स्ट्रेटेजी कांग्रेस से बड़ी बदली है। लगातार पहले ऐसा होता था कि कांग्रेस जब भी कोई कार्यक्रम करती थी तो उसका पहले से ही पता होता था कि कांग्रेस क्या करने वाली है, लेकिन ऐसे में अब पिछले 3-4 दिन हमने देखा है कि राहुल गांधी ने तमाम स्ट्रेटेजी को बदला है। जब भी कोई बड़ा आंदोलन या कोई बड़ा इवेंट करना होता है तो किसी को भनक लगने नहीं देते। हम भी कभी पिछले कई देर से हम यहाँ खड़े थे और किसी को पता नहीं था कि अगला स्टेप क्या होगा। और देखिए, दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे कि राहुल गांधी और तमाम सांसद उस बस में मौजूद है। उसके अलावा दिल्ली पुलिस की तरफ से तैयारी भी दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, दिल्ली पुलिस की तरफ से तैयारी है। यहाँ पे आपको साफ नजर आएगा कि दिल्ली पुलिस रैपिड एक्शन फोर्स पूरी तरह से डिप्लॉयड किया गया है। दोनों तरफ सुनहरी बाग जो रोड है उसकी दोनों तरफ एक जो है रैपिड एक्शन फोर्स और दिल्ली पुलिस को डिप्लॉयड किया गया है। और ये तस्वीरें हैं, इस तरफ देखिए, ये तस्वीरें तमाम जो रैपिड एक्शन फोर्स और दिल्ली पुलिस और सेंट्रल फोर्सेस को डिप्लॉयड किया गया कि किसी भी तरह से राहुल गांधी या कांग्रेस के सांसद जो है या विपक्ष सांसद वो गांधी स्मृति की तरफ ना जा पाए। इसकी तैयारी पूरी तरह से किया गया है। और अगर सबसे महत्वपूर्ण ये बात कहूँ कि जो तैयारी जो थी वो किसी को भनक लगी, क्या तैयारी है इन तमाम सांसदों की, राहुल गांधी की, तो ये इस तरह से तमाम। अच्छा पंकज मुझे एक चीज बताइए। पंकज, जैसा कि आपने बताया और मैंने देखा भी कि सिक्योरिटी के अरेंजमेंट्स बहुत ज्यादा टाइट हैं वहां पर, मैंने देखा उन तस्वीरों में, और आप भी बता रहे हैं कि वहां पर इंतजाम इस तरीके के हैं कि राहुल गांधी गांधी स्मृति भवन की तरफ ना जा पाए। तो क्या जो 2 दिन पहले की सिचुएशन थी जब राहुल गांधी को डिटेन कर लिया गया था, अगर आज भी राहुल और बाकी सांसद वहां पर जाने की कोशिश करते हैं, जिद करते हैं, तो 2 दिन वाली तस्वीर फिर देखने को मिल सकती है क्या? नहीं, इसमें 2 चीजें हैं रोहित। देखिए, इस बार स्ट्रेटेजी फिर बदली गई है। स्ट्रेटेजी ये है कि इस बार तमाम सांसद अपनी बस में बैठे हैं। वो तमाम सांसद जो विपक्ष के सांसद है, जिसमें मीसा भारती है, सुप्रिया सुले है, राहुल गांधी है, मल्लिकार्जुन खड़गे है, इमरान प्रतापगढ़ी है, तमाम वरिष्ठ सांसद जो कांग्रेस के हैं और विपक्षी दल के, वो तमाम लोग इन 2 बसों में भर के बैठे हुए हैं। और ये तमाम लोग अब सीधा मूव कर रहे हैं गांधी स्मृति की तरफ। लेकिन इसके तरफ वहाँ पे जाके हम लोग अपना जो वहीं बैठेंगे आप लोग? अभी वहीं बैठने का फैसला हुआ है। अच्छा, और जी 30 जनवरी गांधी स्मृति जा रहे हैं आप लोग, क्या वहीं बैठेंगे आप सभी लोग? तानाशाही सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए जा रहे हैं। लेकिन क्या वहाँ बैठेंगे? बिना इस्तीफा का कुछ स्वीकार नहीं है आप लोगों को? आप चलिए आपको सब कुछ पता चलेगा। थोड़े इंतजार का मजा लीजिए, बारिश होने दीजिए, तूफान आने दीजिए, उससे क्या फर्क पड़ता है। पूरे देश में छात्रों ने, युवाओं ने सड़कों पे, गलियों पे तूफान ला रखा है। 12 साल से जो गलियां, जो सड़कें वीरानी थी, उन गलियों को, उन सड़कों को हमारे छात्रों ने गुलजार कर दिया। ये दुनिया में कभी हुआ क्या कि हमारी बेटी के साथ इस तरह जो पुलिस प्रशासन ने जो कर रहा है,
कभी कभी हुआ। जाने के पीछे क्या रणनीति है? भाई गांधी स्मृति क्या है, एक संदेश है कि हमें जनवरी जा रहे हैं गांधी स्मृति 30 जनवरी। मोदी सरकार इस्तीफा दो, गांधीवादी लड़ाई, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। ये लड़ाई अहिंसक और गांधीवादी होगी। इनकलाब जिंदाबाद। ये है क्या गांधी जी के पास? किस लिए किस लिए ये सर कहाँ तक जाने का आप लोग का आह्वान है? जहाँ तक जा सकते हैं वहाँ तक जाएंगे। Yeah, you see the situation in this country. आगे ले लो थोड़ा सा इसको भैया, आगे लो थोड़ा सा इसको। ये गधों को इतिहास याद है तो याद करेंगे। बैठेंगे अब आप लोग? अरे हम जहाँ भी जाए यार, देश हमारा है। ये कायर अपने बैठ के पुलिस को बुला के हमें डरा रहे, हमारे इसमें डर नहीं है। जहाँ मर्जी जाए। अजीब का गले से तार हटाओ। Sir, where you are going? We are going to Gandhi Smriti. 30 January. Yes, 30 January. You are going to sit. We are going to be there because this government is going to crack down on students. How many days? Yeah, we are going to be there now. Let us see that. Let us see that. Thank you. Yeah. एक मिनट. In Malayalam, because we all are live. So, what is the program right now? Where you നിരന്തരമായ ഈ സർക്കാരിൻ്റെ വിദ്യാർത്ഥി വിരുദ്ധ സമീപനങ്ങളും അടിയന്തര അവസ്ഥയ്ക്ക് തുല്യമായ ഒരു അപ്രഖ്യാപിത അടിയന്തരാവസ്ഥ സാഹചര്യം ജന്തർ മന്ദറിൽ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അതിനെതിരെയാണ് ഇന്ന് ഇന്ത്യ അലയൻസിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ശ്രീ രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ വീട്ടിൽ ചേർന്ന യോഗം അവർക്ക് പിന്തുണ നൽകാൻ വേണ്ടി 30 ജനുവരി മാർഗിലേക്ക് നീങ്ങുന്നത്. को सद्बुद्धि दे भगवान, चोरों को सद्बुद्धि दे भगवान। सुपाल साहब कहाँ जा रहे हैं आप? ये भजन आपको गाने की जरूरत? हम महात्मा गांधी के अनुयायी हैं और सत्याग्रह जिस तरह महात्मा गांधी ने किया उसी तरह हम लोग कर रहे हैं। गांधी के चरणों में जा रहे हैं, गांधी के चरणों में जा रहे हैं, जहाँ गांधी जी की हत्या हुई 30 जनवरी मार्ग, वहाँ जा रहे हैं। सर यहाँ पर बैरिकेड लगा दिए गए हैं। 3-4 बसें तो आपकी, 3 बसें, 6 बसें तो पुलिस की, सीआरपीएफ की और आरएएफ की खड़ी हुई। हाँ, तो डर के मारे बैरिकेड लगाए, लेकिन सब जा रहे हैं वहाँ 30 जनवरी मार्ग, गांधी जी के जहाँ रहते थे। क्या हम कोई झगड़ा करने नहीं जा रहे, सद्बुद्धि ले। देश के अंदर जो हालात चल रहे हैं, जो क्राइसिस चल रहे हैं, उनके बारे में कुछ सोचे देश के नेता। तो आपने सुना यहां पर विपक्ष की बैठक के बाद किस तरह की बातें कही जा रही हैं। कुछ शब्दों पे मैंने गौर किया जिसमें कहा आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, लेकिन हमको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। अहिंसा परमो धर्म। आप समझिए कि पॉलिटिक्स में मैसेजिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है और इस बैठक के बाद जिस तरह की मैसेजिंग दी जा रही है उसका सीधा मतलब यह है कि राहुल गांधी और कांग्रेस से समझ चुके हैं कि इस इशू पर वो एज ले रहे हैं और इस एज को किसी भी कीमत पर वो पीछे नहीं होने देना चाहते हैं। इस बीच एक और ब्रेकिंग न्यूज मैं आपको बता रहा हूं और बड़ी खबर सीजेपी से जुड़ी है, कॉकरोच जनता पार्टी से। क्या है इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज? यहां पर सीजेपी कल देश भर में प्रदर्शन की अपील कर रही है। कॉकरोच पार्टी को 4 बार बातचीत के लिए बुलाया गया, सरकार यह कह रही है, लेकिन वो एक बार भी बातचीत के लिए नहीं आई। लेकिन सीजेपी की ओर से कहा गया कि अगर सरकार को बात करनी है तो सरकार को हमारे पास आना होगा। हम किसी मंत्री के घर नहीं जाएंगे, हम किसी सरकारी दफ्तर में नहीं जाएंगे,
सरकार को बात करनी है तो एक न्यूट्रल वेन्यू का चुनाव करे, एक निष्पक्ष जगह का चुनाव करे, वहीं पर आकर हम बातचीत करेंगे। और इस बीच कॉकरोच जनता पार्टी ने यह अपील की है कि कल देश भर में प्रदर्शन कीजिए। तो आप ये समझ लीजिए कि पिछले 2-3 दिनों से जो ये आग इस वक्त लगी हुई है, ये कल और ज्यादा भड़कने वाली है। सीजेपी ने ऐलान किया है, पिछले 3-4 दिनों से हम देख रहे हैं कि ये जो मसला है ये सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं है, ये सिर्फ जंतर मंतर तक सीमित नहीं है, ये कनॉट प्लेस तक सीमित नहीं है। देश के कई हिस्सों में इस प्रोटेस्ट का जो लाठीचार्ज हुआ था उसके बाद के आफ्टर इफेक्ट्स देखने को मिल रहे हैं। और सरकार ये कह रही है कि हमने 4 बार बुलाया बातचीत के लिए, लेकिन सीजेपी ने 4 बार मना कर दिया। सीजेपी ये कह रही है कि हम आपके दफ्तर में बात नहीं करेंगे, हम किसी मंत्री के घर पर बात नहीं करेंगे। अगर सरकार को बात करनी है और सरकार चाहती है कि बातचीत के जरिए इस समस्या का समाधान निकले, तो सरकार एक न्यूट्रल वेन्यू पर आए, जहां हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं वहां पर आए सरकार, वहां पर हमसे बातचीत करे। तो ये हल अभी तक नहीं निकल पा रहा है। और इस बीच सीजेपी ने यह ऐलान कर दिया कि कल देश भर में प्रदर्शन कीजिए, देश भर में जगह जगह प्रोटेस्ट होंगे, यह ऐलान कर दिया गया। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज और इस बात पर अड़ी हुई है सीजेपी कि हमें शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए। और यही बात अभी कांग्रेस के वो सांसद भी कह रहे थे जो इस मीटिंग में जुड़े हुए थे। दरअसल पेपर लीक और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर संसद से सड़क तक बवाल मचा हुआ, और कैसा बवाल उसकी तस्वीरें मैंने आपको दिखाई। छात्र और विपक्ष ने साफ कर दिया है कि पहले धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें, फिर बात भी होगी, चर्चा भी होगी। सरकार यह कह रही है कि वो चर्चा के लिए तैयार है, तो बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष ना तो बातचीत करना चाहता है और ना ही संसद चलने देना चाहता है। वहीं इन सब के बीच सरकार छात्रों से बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन एक बात साफ है कि जिस तरीके से राहुल गांधी ने मोर्चा संभाला हुआ है उससे सरकार को परेशानी हो रही है। कहीं ना कहीं जो मैं एज वाली बात कह रहा था ना कि राहुल गांधी को पता है कि इस इश्यू को लेकर वो एज पर हैं, और शायद सरकार भी ये जानती है, और इसीलिए फिलहाल सरकार बैकफुट पर दिख रही है। ये तस्वीर प्रदर्शन बनाम प्रदर्शन की है, जिसमें एक तरफ एनडीए के सांसद हैं, तो दूसरी तरफ विपक्ष के सांसद। चेहरे जाने पहचाने हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव समेत विपक्षी सांसदों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। दूसरी तरफ एनडीए के सांसद डटे रहे। विपक्ष का मुद्दा जहां धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा है, तो वहीं एनडीए का मुद्दा पीएम आवास के बाहर राहुल गांधी का धरना है। सदन के बाहर की जहां ये तस्वीर है, तो वहीं सदन के भीतर की तस्वीर की अगर बात करें तो विपक्ष के हंगामे के चलते दोनों सदन स्थगित होते होते शुक्रवार तक के लिए स्थगित हो गए। छात्रों के मुद्दे पर अब तक सुस्त पड़ी सरकार पूरी तरह सक्रिय हो गई। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा छोड़कर वो हर मुद्दे पर बात कर रही है। यहाँ तक कि सदन में चर्चा के लिए वो बार बार विपक्ष को न्योता दे रही है। सरकार नीट पेपर लीक का चर्चा के लिए पूरी तरह से तैयार है, और हमने पहले दिन से कहा है जब चर्चा होती है तो किसी नियम के तहत होना पड़ता है और इसका व्यवस्था बनाना पड़ता है। मैं अनुरोध करता हूं कि चर्चा कब होना है, चर्चा का ड्यूरेशन कितना लंबा चर्चा होना है और किस नियम के तहत होना है। माननीय स्पीकर महोदय, सारे पार्टी के फ्लोर लीडर से बातचीत करके इसका निर्णय किया जाए। सरकार पूरी तरह से नीट पेपर लीक पे चर्चा करने के तैयार है, और इस देश के युवाओं को भविष्य के लिए हम सब मिलकर के एक सार्थक चर्चा हो, ये सरकार चाहती है। सदन में संग्राम पर जहां विपक्ष को चर्चा की गुहार है, तो वहीं सड़क पर संग्राम को लेकर पीएम मोदी मोर्चे पर उतर गए हैं। पीएम मोदी ने खुद एक्स पर पोस्ट कर विद्यार्थियों और युवाओं के हक में लिए गए फैसले गिना डाले।
अपनी पोस्ट में पीएम ने लिखा, देश के युवाओं का हित और उनका भविष्य हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। पेपर लीक के सभी मामलों में दोषियों को जल्द से जल्द कठोर दंड देने के लिए केस के त्वरित निस्तारण के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का गठन किया जाएगा। इस संबंध में निर्देश दिए गए हैं कि संबंधित विभाग आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करें। विद्यार्थियों के हितों को सुरक्षित करने के लिए सरकार द्वारा लिए जा रहे निर्णयों की श्रृंखला में ये एक महत्वपूर्ण कदम है। युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। सिर्फ पीएम मोदी ही नहीं, गृह मंत्री अमित शाह ने भी बयान जारी कर युवाओं के हितों की वकालत की है, लेकिन विपक्ष संतुष्ट नहीं है। देखिए, ये तो वही बात हो गई ना कि बच्चा कह रहा है कि पापा मैं डिजाइनर बनना चाह रहा हूँ, और पापा कह रहे हैं कोई बात नहीं बेटा, फिक्र मत करो, मैंने तेरी सेटिंग करके इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन करा दिया है। प्रॉब्लम एक है, बच्चा कुछ कह रहा है, आप कुछ और कह रहे हो। नेता है, नेतृत्व दिखाने का समय आ गया है, नेतृत्व दिखाएं। बच्चे कुछ कह रहे हैं, पहले उनकी बात सुने, उनकी मांगे क्या। धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन करे। दूसरा कि जितने भी जिन्होंने इनको मारा है, पीटा है, उन पे कार्रवाई हो। तीसरी, सड़क पे हैं तो सारे के सारे ऑपोजिशन एमपीज को लगा कि हमें भी सड़क पे होना चाहिए, तो हम चाहते थे कि सारे के सारे ऑपोजिशन एमपीज इंडिया गेट जाएं। उन्होंने मना कर दिया, रोक दिया। फिर हमने कहा कि 30 जनवरी जाना चाहते हैं। यहाँ पे इन्होंने ये बस लगा दी है, और यहाँ पे ये बस लगा दी है, और ड्राइवर मतलब निकल के छोड़ दिया बस को। यहाँ पे हम आगे नहीं जा पा रहे हैं। बट मेन मैसेज है स्टूडेंट्स को, आपके साथ है और जो आपके साथ हो रहा है, जनवरी मार्च जाना चाहते थे। सिंबॉलिकली गांधी जी की असैसिनेशन स्पॉट है, इसलिए वो शायद अब खोल रहे हैं। पता नहीं जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो सड़क पे हैं, तो सारे के सारे ऑपोजिशन एमपीज को लगा कि हमें भी सड़क पे होना चाहिए, तो हम चाहते थे कि सारे के सारे ऑपोजिशन एमपीज इंडिया गेट जाएं। उन्होंने मना कर दिया, रोक दिया। फिर हमने कहा कि 30 जनवरी जाना चाहते हैं। यहाँ पे इन्होंने ये बस लगा दी है, और यहाँ पे ये बस लगा दी है, और ड्राइवर मतलब निकल के छोड़ दिया बस। तो राहुल गांधी के घर के बाहर की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर राहुल गांधी अभी मीडिया से बात कर रहे थे और वो कह रहे हैं कि पहले ही हमने तय किया था कि हम इंडिया गेट जाएंगे, वहां जाकर हम शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट करेंगे, क्योंकि जो छात्र हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं और हम उनके साथ दिखना चाहते हैं, और इसीलिए हम शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट करेंगे, लेकिन हमें इंडिया गेट नहीं जाने दिया गया। फिर हमने तय किया कि हम 30 जनवरी मार्ग जाएंगे और गांधी स्मृति भवन जाकर वहां पर बैठेंगे और चुपचाप शांतिपूर्ण तरीके से अपना विरोध सरकार के खिलाफ हम जाहिर करेंगे, लेकिन हमें वहां भी जाने नहीं दिया जा रहा है। राहुल ये आरोप लगा रहे हैं कि यहां पर कई सारी बसेस को हमारी बस के आगे लगा दिया गया, उनके ड्राइवर बस में ताले लगाकर बस को छोड़कर चले गए ताकि हम आगे ना बढ़ पाएं। तो आरोप ये
लगाया जा रहा है राहुल गांधी की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से, कि हमें युवाओं के साथ जाने से रोका जा रहा है। आप तस्वीरें देख सकते हैं, अभी कुछ देर पहले मीटिंग हुई, उस मीटिंग के बाद एक ट्वीट किया था राहुल गांधी ने। बाकायदा इस ट्वीट को लेकर उन्होंने एक सॉलिडेरिटी दिखाने की कोशिश की कि वो युवाओं के साथ हैं। और जब अपने इस प्रोटेस्ट को लेकर वो 30 जनवरी मार्ग गांधी स्मृति भवन जा रहे थे, तो उनका यह आरोप है कि उन्हें रोकने की कोशिश की जा रही है। उनका यह कहना है कि बलपूर्वक हमारे इस प्रोटेस्ट को, हमारे इस विरोध को सरकार दबाने की कोशिश कर रही है। यह आरोप राहुल गांधी ने लगाया है। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं और लगातार विपक्ष सीधे तौर पर हमलावर है। राहुल गांधी अच्छे से जानते हैं कि इस वक्त जो माहौल बना हुआ है, उस माहौल में उनके पास एक अपर एज है और इसीलिए वो किसी भी कीमत पर उस अपर एज को छोड़ना नहीं चाहते हैं। और इसीलिए आप देखिए कि यहां बसों का इंतजाम है और इन बसेस में कांग्रेस के साथ बाकी विपक्ष के सांसद भी हैं, आरजेडी के सांसद हैं, इसमें शरद पवार की पार्टी के सांसद हैं, कांग्रेस के सांसद हैं, विपक्ष की कई पार्टियों के, दक्षिण भारत के सांसद हैं, जो सब इकट्ठा होकर अब इस प्रोटेस्ट में सीजेपी के साथ वो जा रहे थे, लेकिन आरोप लगा रहे हैं कि हमें रोका जा रहा है सरकार की तरफ से। सरकार कोई और हो नहीं सकती है, लेकिन राहुल गांधी ने अगर जाने का मन बना लिया है तो हम सब उनके साथ जाएंगे जरूर। क्या कुछ संदेश गांधी स्मृति को क्यों चुना गया है? देखिए, ये देश गांधी का है, गांधी के असूलों का है और उन असूलों पे छात्र शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार लगातार कई दिन से इन पर अत्याचार कर रही है। इसी संदेश को, अत्याचारी सरकार का नहीं, गांधी का है, इस संदेश को लेने के लिए राहुल गांधी के बड़े लोग, इंडिया अलायंस के सब नेता वहां जा रहे हैं। तो नीट पेपर लीक को लेकर देश भर में जो छात्रों का आंदोलन चल रहा है, उस आंदोलन ने अब बॉलीवुड को भी दो खेमों में बांट दिया है। एक तरफ कई दिग्गज कलाकार हैं जो खुलकर छात्रों के इस प्रोटेस्ट का समर्थन कर रहे हैं और सरकार से सवाल कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर कुछ अभिनेता आंदोलन के राजनीतिकरण से सावधान रहने की सलाह दे रहे हैं। रिपोर्ट देखिए आप। नीट पेपर लीक के विरोध में दिल्ली के जंतर मंतर से लेकर देश के कई हिस्सों में छात्रों का प्रदर्शन जारी है। इस आंदोलन की गूंज अब बॉलीवुड तक पहुंच चुकी है। फिल्म इंडस्ट्री के कई बड़े नाम खुलकर छात्रों के समर्थन में सामने आए हैं। कुछ अभिनेताओं ने सुधारों की मांग का समर्थन किया है, लेकिन आंदोलन को राजनीतिक एजेंडे से बचाने की अपील भी की है। अभिनेत्री शबाना आजमी ने सोशल मीडिया के साथ साथ दिल्ली में चलो संसद मार्च में भी हिस्सा लिया। शबाना ने कहा कि छात्रों को जवाबदेही मांगने का पूरा लोकतांत्रिक अधिकार है। उन्होंने शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कथित पुलिस कार्रवाई की आलोचना करते हुए सरकार से युवाओं की आवाज सुनने की अपील की। सलमान खान ने कहा कि पेपर लीक छात्रों की मेहनत के साथ बड़ा धोखा है। उन्होंने शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे छात्रों का समर्थन किया। इतना ही नहीं, बॉलीवुड अभिनेता इमरान खान ने शिवाजी पार्क पहुंचकर छात्र आंदोलन का समर्थन किया। अभिनेता नसीरुद्दीन शाह ने भी आंदोलन के समर्थन में भावुक प्रतिक्रिया दी। प्रदर्शन की तस्वीरों पर दुख जताते हुए उन्होंने पुलिस कार्रवाई की आलोचना की और छात्रों से अपना आंदोलन जारी रखने की अपील करते हुए उन्हें पूरा समर्थन देने का आश्वासन दिया। इस वक्त मेरा दिल भी भरा हुआ है और मैं गुस्से से खौल भी रहा हूं, ये देखकर कि हमारे इन बच्चों के साथ किस तरह जुल्म का बर्ताव किया जा रहा है उन गुंडों के हाथों, जो मुझे अमेरिका के आइस एजेंट्स की याद दिलाते हैं, मुंह पे नकाब लगाए हुए, हाथ में डंडा लिए हुए। कभी अपने बच्चों के बारे में भी सोचा करो और ये भी सोचो कि तुम्हारा अंजाम तुम्हें भी एक दिन मिलेगा जरूर। इन सब बच्चों से मैं कहना चाहता हूं कि हिम्मत ना हारें। बहुत से लोगों की हमदर्दी आपके साथ है, बहुत से लोग आपके साथ हैं। आप लड़ते रहें। मुझे हमारे मुल्क की युवा पीढ़ी से हमेशा उम्मीद रही है और अब वो उम्मीद और उजागर हो गई है। वहीं अनुपम खेर ने इस मामले को लेकर कहा कि
छात्रों की मांगे जायज हैं, लेकिन इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आंदोलन का इस्तेमाल राजनीतिक उद्देश्यों के लिए ना हो। जब आपके आंदोलन में बाहर के लोग घुसने लगते हैं या ऐसे तत्व जिनका मकसद आपका मुद्दा नहीं बल्कि अपना एजेंडा होता है, तब सावधान हो जाइए। वो आपके दर्द पर अपनी राजनीति की इमारत खड़ी करने आते हैं। वो आपकी आवाज नहीं बनते, वो आपकी आवाज का इस्तेमाल करने लगते हैं। कैमरे उनके हो जाते हैं, नारे उनके हो जाते हैं, मकसद उनका हो जाता है। आपकी लड़ाई आपकी ही रहनी चाहिए, उसे किसी और के एजेंडे का मंच मत बनने दीजिए। अभिनेत्री आलिया भट्ट ने भी छात्रों के समर्थन में भावुक संदेश साझा किया। उन्होंने कहा कि हर प्रदर्शन कर रहा छात्र सिर्फ अपने लिए नहीं, आने वाली पीढ़ियों के लिए भी बेहतर व्यवस्था की लड़ाई लड़ रहा है। अभिनेत्री चित्रांगदा सिंह ने भी प्रशासन से छात्रों की बात सुनने की अपील की। उनका कहना है कि किसी भी देश को अपने युवाओं के सपनों के साथ खड़ा होना चाहिए। वहीं गायक अरमान मलिक, अरिजीत सिंह और सिंगर सॉन्ग राइटर अनुव जैन ने भी सोशल मीडिया के जरिए छात्रों का समर्थन किया। दक्षिण भारत के वरिष्ठ अभिनेता और नेता कमल हासन ने भी शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि शिक्षा किसी भी देश के भविष्य की नींव होती है, लेकिन जब बच्चों को जवाबों की जगह बैरिकेड्स और लाठियां मिले तो यह किसी भी लोकतंत्र के लिए गंभीर चिंता का विषय है। मुंबई में छात्रों के समर्थन में चल रहे प्रदर्शन के दौरान अभिनेत्री आयशा खान को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। आयशा का आरोप है कि वह ना तो नारेबाजी कर रही थीं और ना ही प्रदर्शनकारी भीड़ का हिस्सा थीं। इसके बावजूद पुलिस ने उन्हें पकड़कर वैन में बिठा दिया। नीट पेपर लीक का मुद्दा अब सिर्फ एक परीक्षा का विवाद नहीं रहा। देश की शिक्षा व्यवस्था, पारदर्शिता और युवाओं के भरोसे की परीक्षा बन चुका है। नीट परीक्षा को लेकर बॉलीवुड सितारे दो हिस्सों में बढ़ते नजर आ रहे हैं, लेकिन संदेश साफ है कि देश के युवाओं को निष्पक्ष परीक्षा व्यवस्था, पारदर्शिता और जवाबदेही मिलनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। इस बीच बात कर रहे हैं मिडिल ईस्ट में मचे घमासान की, क्योंकि ईरान पर अमेरिका के हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे। लगातार 12वीं रात अमेरिकी सेना ने ईरान के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है। मिसाइल डिपो से लेकर ड्रोन बेस और एयर डिफेंस सिस्टम तक अमेरिका ने ईरान की सैन्य ताकत पर सीधा वार किया। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर यह टकराव कहां जाकर रुकेगा? क्या यह सिर्फ सैन्य कार्रवाई है या मिडिल ईस्ट में एक बड़े युद्ध की शुरुआत है? क्योंकि एक तरफ अमेरिका के हमले लगातार तेज होते जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ ईरान भी जवाबी कार्रवाई की चेतावनी दे रहा है। अमेरिका के 12 रातों के हमले का पूरा मकसद क्या है? ईरान की ताकत को इसने कितना कमजोर किया है? और क्या दुनिया एक बड़े युद्ध के मुहाने पर खड़ी है? रिपोर्ट देखिए। ईरान पर 12 रातों से लगातार प्रहार। तेहरान पर तूफानी वार। अमेरिका के वार से कितना कमजोर हुआ ईरान? बारह रात लगातार बमबारी। अब आगे क्या? ईरान पर अमेरिका के हमले थमने का नाम नहीं ले रहे। अमेरिकी सेना ने लगातार 12वीं रात ईरान के कई सैन्य ठिकानों पर हवाई और मिसाइल हमले किए। अमेरिकी सेंट्रल कमांड सेंटकॉम ने बताया कि राष्ट्रपति ट्रंप के निर्देश पर अमेरिकी सेना ने ईरान के सैन्य ठिकानों पर नए हमले किए। अमेरिका ने ईरान में इराक बॉर्डर पर स्थित शलमचेह बॉर्डर क्रॉसिंग पर हवाई हमला किया।
खुजिस्तान प्रांत के डिप्टी गवर्नर ने बताया कि इस हमले में 2 लोगों की मौत हो गई है। अमेरिकी हमले के बाद शलमचेह बॉर्डर क्रॉसिंग पर मौजूद लोगों में भगदड़ मच गई। सेंटकॉम के मुताबिक इन हमलों का मकसद ईरान की उस सैन्य क्षमता को कमजोर करना है जिससे समुद्री रास्तों से गुजरने वाले कारोबारी जहाजों को खतरा पैदा होता है। उधर ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स IRGC ने दावा किया कि उसने मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर जवाबी हमले किए। IRGC ने दावा किया कि जॉर्डन में तैनात अमेरिकी THAAD यानी टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया गया है। इसके अलावा कुवैत में अमेरिकी MQ-9 रीपर ड्रोन के ऑपरेशन बेस पर भी हमला किया गया। IRGC ने दावा किया कि उसने कुवैत स्थित अली अल सलेम एयरबेस पर हमला कर अमेरिकी पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम, C-RAM रडार और सैन्य अड्डे के ऑयल टैंकों को भी निशाना बनाया है। IRGC का दावा है कि अल अदीरी बैरक में अमेरिकी सैनिकों के आवास और 2 हेलीकॉप्टर हैंगर पर भी हमला किया गया। ईरान के हमले के डर से बहरीन में एक बार फिर हवाई हमले की चेतावनी देने वाले सायरन बजाए गए। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि ईरान समझौता करने के लिए गिड़गिड़ा रहा है। फिलीपींस की राजधानी मनीला में आसियान सम्मेलन के दौरान रूबियो ने आगे कहा, ईरान जब भी कोई समझौता करता है तो या तो उसे तोड़ देता है या फिर उसकी शर्तें बदल देता है। ईरान समझौता करने के लिए गिड़गिड़ा रहा है। वहीं ट्रंप का कहना है कि लगातार हमलों के कारण ईरान पर भारी दबाव है और वो समझौता करना चाहता है। हालांकि ट्रंप ये भी कहते हैं कि ईरान बुरी तरह पिट रहा है और समझौता करना चाहता है, लेकिन मेरा मानना है कि वो अभी डील के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि हर बार जब समझौते की बात होती है तो उसकी शर्तें बदलने लगती हैं। This is with this skirmish we have with the Islamic Republic of Iran, and I call it that because let me tell you, they're getting hit so hard, and they want to make a deal. But I say they're not ready to make a deal. Because every time they make a deal, they want to change it and everything. They're not ready. They'll be ready very soon. इधर ईरानी ब्रिगेडियर जनरल अकरामीनिया ने कहा, अगर अमेरिका ईरान के दक्षिण इलाकों के बुनियादी ढांचे और तटीय क्षेत्रों पर हमले जारी रखता है तो ईरान नए ऑपरेशनल प्लान लागू करेगा। जमीनी हमला हुआ तो दुश्मन को भारी नुकसान होगा। हमारे पुलों को छेड़ा तो पूरा मिडिल ईस्ट धुआं धुआं कर देंगे। अमेरिका के लगातार 12 दिनों के हमले के बीच खाड़ी क्षेत्र में तनाव बना हुआ है। पिछले 12 दिनों में कुवैत, बहरीन, कतर और जॉर्डन समेत कई खाड़ी देशों पर हमले हुए, जिससे तेल संकट पैदा हो गया है। लिहाजा ईरान का युद्ध अब पूरी दुनिया को अपनी जद में ले रहा है। भले ही वो सीधे तौर पर इसमें शामिल नहीं हो रहे हों, लेकिन कहीं ना कहीं इसका असर एशिया से लेकर यूरोप तक हो रहा है। इसी बीच यमन के हूती विद्रोहियों ने सऊदी अरब के खिलाफ तुरंत प्रभाव से समुद्री नाकेबंदी यानी नेवल ब्लॉकेड का ऐलान किया है। बॉब अल मंदेब हॉर्मुज लाल सागर का दक्षिणी प्रवेश द्वार माना जाता है। ये लाल सागर को अदन की खाड़ी और हिंद महासागर से जोड़ता है। अगर ये भी बंद हो गया तो दुनिया पर तेल का भारी संकट आ सकता है। हालांकि कतर, पाकिस्तान और मिस्र ने 10 दिन के सीज फायर का प्रस्ताव रखा है, लेकिन देखना ये होगा कि इस पर क्या फैसला हो पाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने अब एक नया राजनीतिक दांव चल दिया है। इस बार उनकी नजर इस्लामाबाद की नहीं बल्कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी POK की कुर्सी पर है। मुजफ्फराबाद की चुनावी रैली में नवाज शरीफ ने कहा कि अगर उनकी पार्टी चुनाव जीतती है तो वो अपने भाई और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से उन्हें POK का प्रधानमंत्री बनाने की मांग करेंगे। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये सिर्फ एक चुनावी जुमला है या फिर सत्ता में बने रहने के लिए नवाज की कोई नई सियासी चाल।
क्योंकि जिस पीओके में पाकिस्तान विरोधी प्रदर्शन तेज हैं, वहीं नवाज अब विकास के नाम पर नई राजनीति शुरू करना चाहते हैं। ऐसे में क्या नवाज का यह सपना हकीकत बन पाएगा या फिर मुंगेरी लाल के हसीन सपने ये नवाज शरीफ के लिए साबित होंगे? इलेक्शन में अगर हमें कामयाबी मिलती है ना, तो इंशाअल्लाह ताला तो मैं शहबाज शरीफ साहब, मेरा दिल चाहता कि मैं उनको कहूं कि आजाद कश्मीर का मुझे वजीर आजम बना दें नवाज शरीफ को। मुहाजिरीन को नुमाइंदगी दे दे, मगर कश्मीर का फैसला पंजाब नहीं करेगा, कश्मीर का फैसला सिंध नहीं करेगा, कश्मीर का फैसला कश्मीर करेगा, कश्मीर करेगा, कश्मीर करेगा। नवाज शरीफ बनेंगे पीओके के अगले प्रधानमंत्री, मुंगेरी लाल के हसीन सपने। नवाज शरीफ ने पीओके का पीएम बनने की जताई हसरत। पीओके चुनाव में नवाज शरीफ और बिलावल आमने सामने। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने पीओके का प्रधानमंत्री बनने की इच्छा जाहिर की है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के अध्यक्ष शरीफ ने कहा कि पीओके गृह प्रांत पंजाब जितना ही प्यारा है, यह मेरा दूसरा घर है। मेरे पूर्वज कश्मीर से आए थे। अगर मेरी पार्टी जीतती है तो मैं प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से मुझे पीओके का प्रधानमंत्री बनाने के लिए कहूंगा, ताकि मैं वहां विकास कार्यों की व्यक्तिगत रूप से देखरेख कर सकूं। इलेक्शन में अगर हमें कामयाबी मिलती है ना, तो इंशाअल्लाह ताला तो मैं शहबाज शरीफ साहब, मेरा दिल चाहता कि मैं उनको कहूं कि आजाद कश्मीर का मुझे वजीर आजम बना देना। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में बिलावल भुट्टो जरदारी ने नवाज शरीफ पर तंज कसा है। बिलावल ने कहा कि पीएमएलएन चाहती है कि एक नागरिक जो पाकिस्तान का 3 बार प्रधानमंत्री रह चुका है, उसे पीओके का प्रधानमंत्री बनाया जाए। पीएमएलएन नवाज शरीफ को पीओके का प्रधानमंत्री बनाने के लिए संविधान में संशोधन करना चाहती है। इसके जरिए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ अपने भाई नवाज शरीफ को पीओके का पीएम नियुक्त कर सकेंगे। मुहाजिरीन को नुमाइंदगी दे दे, मगर कश्मीर का फैसला पंजाब नहीं करेगा, कश्मीर का फैसला सिंध नहीं करेगा, कश्मीर का फैसला कश्मीर करेगा, कश्मीर करेगा, कश्मीर करेगा। आप मुझे अक्सरियत दे, 2 दहाई अक्सरियत दे, और इंशाअल्लाह ताला मैं आजाद कश्मीर का आईन में तरमीम लेकर आऊंगा, जिसमें आपके साथ इंसाफ होगा और महाजिरीन के लिए, उनके लिए भी इंसाफ होगा। ये मुमकिन है। नवाज शरीफ 3 बार पाकिस्तान के पीएम रह चुके हैं। पीओके में भारी बवाल के बीच पाकिस्तान सरकार चुनाव कराने पर अड़ी है। बिलावल कई दिनों से प्रदर्शनकारियों को अपने पाले में लाने के लिए सेना विरोधी बयान भी दे रहे हैं। अब नवाज शरीफ के दांव से बिलावल को हार का खतरा महसूस हो रहा है। पाकिस्तान सरकार विरोध प्रदर्शन के बाद भी पीओके 3 चरणों में चुनाव कराने जा रही है। पीओके में 27 जुलाई से 10 अगस्त के बीच चुनाव होने हैं। जम्मू कश्मीर ज्वाइंट आवामी एक्शन कमेटी बड़े पैमाने पर पाकिस्तान की सेना और प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। ये लोग बढ़ती महंगाई, बिजली की दर और अमीरों को फायदा पहुंचाने का विरोध कर रहे हैं। पिछले सप्ताह जेएएसी ने अपनी लॉन्ग मार्च 21 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दिया था। उन्होंने कहा कि ये उनकी मांगों को मानने के लिए पाकिस्तानी सरकार के पास आखिरी मौका है। प्रदर्शन के दौरान पीओके के लोगों ने भारत से भी मदद मांगी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। हनीमून, जहां एक नई जिंदगी की शुरुआत होनी थी, वहीं मौत की चादर ने आगोश में ले लिया। मैं बात कर रहा हूं राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी मामले की। पति राजा रघुवंशी की हत्या के मामले में घिरी सोनम रघुवंशी को अब एक और बड़ा झटका लगा है। एक राहत मिली थी पिछले दिनों उन्हें, लेकिन वो राहत अब खत्म हो चुकी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने, देश की सबसे बड़ी अदालत ने साफ कर दिया है कि तकनीकी गलती किसी हत्या के आरोपी को आजादी नहीं दिला सकती। कोर्ट ने सोनम रघुवंशी की जमानत को रद्द कर दिया और 3 हफ्ते में सोनम को सरेंडर करने का आदेश दिया है। आखिर क्यों सिर के बल पलट गया है पूरा मामला और क्या है उस हनीमून मर्डर की पूरी मिस्ट्री? देखिए ये खास रिपोर्ट।
चर्चित हनीमून मर्डर केस में आरोपी सोनम रघुवंशी की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ गई। सुप्रीम कोर्ट ने उसकी जमानत रद्द करते हुए 3 हफ्ते के भीतर सरेंडर करने का आदेश दे दिया है। कोर्ट ने साफ कहा कि गिरफ्तारी के वक्त सोनम को पता था कि उसे किस मामले में गिरफ्तार किया जा रहा है। अगर अरेस्ट मेमो में टाइपिंग या तकनीक की गलती हुई भी है तो सिर्फ उसी आधार पर जमानत नहीं दी जा सकती है। सोनम की जमानत रद्द, 3 हफ्ते में सरेंडर के आदेश, तकनीकी गलती जमानत का आधार नहीं। ये वही मामला है जिसने पूरे देश को झकझोर दिया था। 11 मई 2025 को इंदौर के ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी ने सोनम से शादी की। शादी के कुछ दिन बाद दोनों हनीमून के लिए मेघालय पहुंचे। 23 मई दोपहर और फिर शुरू हुआ मौत का वो खेल जिसका आरोप खुद पत्नी पर लगा। जांच के मुताबिक पहले राजा को कथित सुपारी किलर्स के साथ सामान्य माहौल में रखा गया। फिर सोनम ने सास को फोन कर बताया कि वे ऊपर पहुंच चुके हैं और कुछ देर बाद राजा पर जानलेवा हमला कर दिया। दोपहर 12 बजे राजा सुपारी किलर्स के साथ अच्छी तरह घुल मिल गया था। सोनम पीछे चल रही थी, राजा सुपारी किलर्स के साथ आगे चल रहा था। दोपहर 1:30 राजा को मारने का प्लान एक्टिवेट किया गया। दोपहर 1:30 पर इससे पहले सोनम ने सास को फोन किया। सास को सोनम ने बताया कि वे लोग ऊपर पहुंच गए हैं। दोपहर 2 बजे हमले के बाद राजा तुरंत जमीन पर गिर पड़ा। विशाल ने राजा के सर पर ताबड़तोड़ वार किए। हमले के बाद राजा तुरंत जमीन पर गिर पड़ा। दोपहर 2:30 सोनम और तीनों सुपारी किलर्स ने राजा के शव को खाई में फेंका। अगले दिन किराए की स्कूटी लावारिस मिली। कई दिनों तक जंगलों और खाइयों में तलाश चली और 2 जून को गहरी खाई से राजा का शव बरामद हुआ। जांच आगे बढ़ी तो पुलिस ने सोनम, उसके कथित प्रेमी राजा कुशवाहा और अन्य आरोपियों को हत्या की साजिश में गिरफ्तार कर लिया। 11 मई 2025 इंदौर में राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी की शादी हुई। 20 मई 2025 दोनों हनीमून के लिए मेघालय रवाना हुए। 22 मई 2025 चेरापूंजी सोहरा पहुंचे और नोंग्रियाट के होम स्टे में रुके। 23 मई 2025 सुबह होम स्टे से चेकआउट किया। दोपहर 1:43 पर सोनम की आखिरी फोन कॉल हुई। इसके बाद दोनों लापता हो गए। 24 मई 2025 किराए की स्कूटी लावारिस हालत में मिली। पुलिस ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया। 25 मई से 1 जून 2025 जंगलों और खाइयों में तलाशी अभियान। 2 जून 2025 गहरी खाई से राजा रघुवंशी का शव बरामद हुआ। हत्या का मामला दर्ज कर एसआईटी बनाई गई। 3 से 7 जून 2025 घटना स्थल से कई अहम सबूत मिले। स्थानीय गाइड दावा उसने दंपति को 3 युवकों के साथ देखा। 9 जून 2025 उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से सोनम रघुवंशी गिरफ्तार हुई। कथित प्रेमी राजा समेत अन्य पर केस दर्ज। जून और जुलाई 2025 में सभी आरोपियों से पूछताछ। इलेक्ट्रॉनिक और फॉरेंसिक सबूत जुटाए गए। पुलिस ने चार्जशीट की तैयारी शुरू की। 2025 के अंत में चार्जशीट दाखिल हुई और ट्रायल कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई। अप्रैल 2026 ट्रायल कोर्ट ने तकनीकी आधार पर सोनम को सशर्त जमानत दी। 19 जून 2026 मेघालय हाईकोर्ट ने जमानत बरकरार रखी। 1 जुलाई 2026 मेघालय सरकार ने हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। 23 जुलाई 2026 सुप्रीम कोर्ट ने सोनम रघुवंशी की जमानत रद्द की। तय समय के भीतर सरेंडर करने का आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट में मेघालय सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दलील दी कि सोनम लंबे समय तक फरार रही, उसे गिरफ्तारी की वजह पूरी तरह पता थी। ऐसे में अरेस्ट मेमो की मानवीय भूल जमानत का आधार नहीं बन सकती। कोर्ट ने इस दलील को स्वीकार किया और कहा कि हत्या जैसे गंभीर मामले में आरोपी को राहत नहीं दी जा सकती। सुनवाई के दौरान अदालत ने समाज को लेकर भी अहम टिप्पणी की। जस्टिस MM सुंदरेश ने कहा कि नई पीढ़ी शायद ज्यादा जानकार है, लेकिन मानसिक दबाव झेलने की क्षमता कम होती जा रही है। वहीं जस्टिस वराले ने कहा कि परिवार का साथ कम और मोबाइल का साथ ज्यादा मिल रहा है। अब सोनम के सामने सिर्फ एक रास्ता है, तय समय के भीतर सरेंडर, वरना कानूनी कार्रवाई और सख्त हो सकती है। तो सब हाँ, मेघालय सरकार ने जो भी काम करे सुप्रीम कोर्ट लगाई गई तो सबको उम्मीद तो जाकर ही गई। अभी आज की तारीख 14 की 9 तारीख की हमको उम्मीद थी आज कुछ फैसला आएगा,
कि आज कुछ नहीं आया, थोड़े तक दिए, तो कहीं ना कहीं तो उन्हें दस्तावेज मांगे हैं वहाँ पे, कागज़ मांगे पूरे कि आपने किस आधार पे, सुप्रीम कोर्ट ने कि आपने किस आधार पे जांच करी है और कैसे जांच हुई थी, क्या हुआ, उसमें क्या मिस्टेक हो गई इतने चर्चित केस के होने के बाद भी। तो आगे की कार्रवाई का हम वेट कर रहे हैं, थोड़े तक को क्या होगा। ये 103 और 403 की जो टाइपिंग मिस्टेक धाराओं की, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? तो जो धारा उसने बताया नहीं, उसको गिरफ्तार करने के समय पे क्यों गिरफ्तार कर रहे हैं? जो धारा लगाई थी, धारा की मिस्टेक की चक्कर में इस तरह केस जो है वो ईजी हो गया उनके लिए। और उनमें से किसकी गलती है, किसी गलती नहीं, वो सुप्रीम कोर्ट तो एक चीज़ निकाल लेगी गलती किसने करी है। हम तो उसी का वेट करेंगे कि हमें न्याय मिले बस। अब सवाल ये भी है कि आखिरकार सोनम को जमानत मिली कैसे? गिरफ्तारी में बड़ी चूक, अरेस्ट मेमो में गलत धारा दर्ज, बीएनएस में 358 धाराएं, पुलिस ने धारा 403 लगाई। हत्या की धारा बीएनएस 103 की जगह लिखी बीएनएस 403। बीएनएस में 403 धारा का अस्तित्व नहीं। आरोपी को गिरफ्तारी की सही वजह नहीं बताई गई। पुलिस की तकनीकी गलती बनी अहम वजह। हाईकोर्ट ने भी आदेश रखा बरकरार। हनीमून पर शुरू हुई मोहब्बत की कहानी अब फिर सलाखों तक पहुंच गई है। राजा रघुवंशी हत्याकांड के मुख्य आरोपी सोनम रघुवंशी की जमानत सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दी। कोर्ट ने साफ कहा कि अरेस्ट मेमो में तकनीकी गलती जमानत का आधार नहीं हो सकती, क्योंकि सोनम को गिरफ्तारी की वजह पता थी। उसे 3 हफ्तों के भीतर सरेंडर करने का आदेश दिया गया है। अब इस हाई प्रोफाइल हनीमून मर्डर केस में सोनम को फिर जेल जाना है और ट्रायल के दौरान अदालत तय करेगी कि प्यार के नाम पर रची गई इस कथित साजिश का अंजाम क्या होगा। और इस वक्त देश के कई हिस्सों में मानसून का कहर लगातार जारी है। जम्मू में पिछले 24 घंटों की मूसलाधार बारिश से बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। वहीं असम में लगातार जो बारिश हो रही है उसने जनजीवन को बुरी तरह से प्रभावित किया है। प्रदेश के 11 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। 939 गांव जलमग्न हो चुके हैं और पिछले 24 घंटों में 10 लोगों की जान जा चुकी है। मौसम विभाग ने आगे भी भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। देखिए देश भर से बाढ़ बारिश की तबाही की ये खास रिपोर्ट। जम्मू में मानसून की मूसलाधार बारिश ने हालात बिगाड़ दिए हैं। बीते 24 घंटों से लगातार हो रही भारी बारिश के चलते शहर में कई जगह पर बाढ़ जैसे हालात भी बन चुके हैं। सड़कों पर जलभराव की वजह से यातायात बुरी तरीके से प्रभावित है और लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी भी थम सी गई है। लगातार हो रही भारी बारिश के कारण चिनाब नदी का जलस्तर भी तेजी के साथ बढ़ा है। तो वहीं अखनूर के गढ़खाल गाँव के पास नदी का पानी सड़कों तक पहुँच चुका है। प्रशासन और राहत एजेंसियां हालात पर नजर बनाए हुए हैं। बाढ़ प्रभावित इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। मौसम विभाग की तरफ से तेज बारिश को देखते हुए अलर्ट जारी किया गया है और प्रशासन ने भी लोगों से सतर्क और अलर्ट रहने की अपील की है। तस्वीरें साफ तौर पर आप देख सकते हैं किस तरह से लोग जो हैं वो अपने घरों से जो है वो निकल रहे हैं। लगातार जिस तरह से चिनाब नदी का जलस्तर बढ़ रहा है और इस वक्त जो है डेंजर लेवल जो है वो पार कर चुका है चिनाब दरिया का जलस्तर। और लगातार प्रशासन की टीमें जो है वो मौके पर पहुंची हैं और लगातार लोगों को यहाँ से जो है रेस्क्यू किया जा रहा है, क्योंकि लगातार चिनाब नदी का जलस्तर है वो लगातार बढ़ता ही जा रहा है। कुछ स्थानीय लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सर, कितना लेवल जो है इस वक्त चिनाब का बढ़ चुका है और क्या परेशानी आ रही है? चिनाब का लेवल जो है बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। तकरीबन 2 फुट की कमी रह गई है कि बंद के ऊपर से चिनाब क्रॉस करने को, और लोग ज़्यादा इस वक्त अपने खौफ ज़द में पड़े हुए हैं और माल मवेशी को पीछे निकाल रहे हैं। बाकी घरों में सामान पड़ा हुआ है, तो आगे सामान निकालने का भी इस वक्त टाइम नहीं है लोग के पास, ना ही आगे कोई स्थानीय जगह है जिस जगह पे लोग जाकर बैठ सके, अपने माल मवेशी को रख सके। आमतौर पर आपने देखा कि लोग इस वक्त जो हैं इस पानी को जो है वो पार कर रहे हैं और लगातार चिनाब दरिया का जलस्तर है वो लगातार बढ़ रहा है। कुछ सुरक्षित स्थानों पर जाएं। न्यूज़ इंडिया के लिए अखनूर से दिनेश सूदन। असम की बात करें तो असम में भी बाढ़ ने जनजीवन को पूरी तरीके से अस्त व्यस्त कर दिया है। लगातार हो रही बारिश और नदियों के उफान ने राज्य के कई हिस्सों को जलमग्न कर दिया है। राज्य के 11 जिले बाढ़ की चपेट में हैं, जिसकी वजह से 6,53,000 से ज्यादा लोग प्रभावित हैं। हालात इतने ज्यादा चिंताजनक और गंभीर बन चुके हैं
कि बीते 24 घंटे में 10 लोगों की मौत भी हो गई है। असम में बाढ़ से सबसे ज्यादा तबाही शिवसागर जिले में हुई है, जहां करीब 4 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। इसके अलावा चराईदेव में लगभग 1,11,000, जबकि जोरहाट में 97,000 से ज्यादा लोग बाढ़ की मार झेल रहे हैं। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के मुताबिक राज्य के 939 गांव पूरी तरह पानी में डूब चुके हैं। इसी के साथ 24,897 हेक्टेयर कृषि जमीन को भारी नुकसान भी पहुंचा है। बाढ़ प्रभावित लोगों की मदद के लिए प्रशासन की ओर से 10 जिलों में 487 राहत शिविर बनाए गए हैं। इसके साथ ही बाढ़ प्रभावित इलाकों में प्रशासन की ओर से रेस्क्यू ऑपरेशन भी चलाया जा रहा है। प्रदेश के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया और राहत शिविरों में रह रहे लोगों से मुलाकात की और अधिकारियों को राहत और बचाव कार्य तेज करने के भी निर्देश दिए हैं। साफ शब्दों में ये कहा गया है कि राज्य सरकार प्रभावित परिवारों की हर संभव मदद करेगी। जम्मू कश्मीर और असम में बाढ़ का संकट अभी टला नहीं है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में और तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। प्रशासन ने तेज बारिश के अलर्ट को देखते हुए लोगों से सतर्क और सावधानी बरतने की अपील की है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। और 16 आने सच में आज के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे इस वक्त इजाजत दीजिए, लेकिन चलते चलते एक इंपॉर्टेंट अपडेट आपको दे जाऊं कि कांग्रेस की बैठक के बाद जो तय हुआ था कि गांधी स्मृति भवन जाएंगे, उनको रोका जा रहा था। अब खबर ये आ रही है कि राहुल गांधी कांग्रेस सांसदों के साथ गांधी स्मृति भवन में प्रवेश कर चुके हैं। डिटेल खबर इस ब्रेक के बाद आपको मिलेगी। मेरे अगले एंकर बताएंगे। नमस्ते।